बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 29 अक्टूबर बुध का दिन और अहम खबरें आपके सामने, फिर उसकी तफसील भी। एक तो इमरान खान की जो कॉल है उसका खौफ के नवंबर के महीने में केसेस को पूरा महीना रोका गया, नवंबर में अडयाला जेल में कोई समात नहीं होगी। वो वजह क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ। सुहेल अफरीदी का अडयाला जेल जाने का फैसला और इलेक्शन कमीशन में जो उसके खिलाफ वारदात थी वो भी नाकाम, और मुराद सईद के हवाले से भी बड़ी अहम खबर, खुर्रम ज़ीशान को भी मैदान में उतारने का खान का फैसला, और खैबर पख्तूनख्वा में एक तो मुतवक्का काबीना और दूसरा वहां गवर्नर की बहुत बड़ी तब्दीली, साबिक फौजी गवर्नर। ये मामला क्या है, और आज बड़ी कामयाबियों की तरीके से आपको कुछ मिली है। और आर्मी चीफ के हवाले से जनरल बाजवा भी मैदान में आ गया, कैंपेन शुरू कर दी फील्ड मार्शल के खिलाफ। और इस वक्त मौलाना फजल रहमान ग्रैंड जिरगे में खैबर पख्तूनख्वा में शमूलियत, और अपोजिशन के लिए महमूद चकज़ई की हमायत। ख्वाजा आसिफ माफ कीजिएगा कि नाकामी जो अफगानिस्तान में जो इस बोल के मुज़ाकरात 50 घंटे नाकाम हुए, वज़ीर दिफा की दोनों तरफ की धमकियां, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, सारा इस वक्त फोकस जो है खैबर पख्तूनख्वा क्यों बन चुका है। इसके साथ एक अहम मुल्क के सदर को अगवा करने की कोशिश हुई, पायलट को मांगी कीमत दी, वो भी आपको बताऊंगा अगर इसमें वक्त बचा। और अमन फौज के नाम पे जो कुछ नई वारदात की तफसीलात बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की, कि इसराइल ने इस ISF के ममालिक से क्या क्या कहा, और जासूस कंपनियां किस तरह अरब ममालिक और जनूबी एशिया में धुएंधार इसराइल की एंट्रियां कर रही हैं। 125वां हमला भी फलस्तीन पे, और शेखैन जो सूडान में कर रहे हैं वो प्रॉक्सी वार बड़ी तादाद, वो आप गूगल पे पढ़ें आपको अंदाजा होगा, इसमें टाइम ना बने। लेकिन सबसे पहले इंटरेस्टिंग मामला इमरान खान का तोशाखाना केस, जिसकी समात थी आज, और दिन रात जिस तरह केस चलाया जा रहा था। 16 अक्टूबर को इसकी आखिरी समात हुई थी, और फिर रोजाना की बुनियाद पर समात को, कि ये ऑर्डर था पहले हफ्ते में, और 27 नवंबर तक आपने मुंतकिल किया। 27 नवंबर यानी एक महीना तोशाखाना केस की समात नहीं होगी। अलकादर ट्रस्ट केस में नहीं लगाया जा रहा है। इसीलिए वजह क्या है कि इमरान खान की कॉल का खौफ आ गया, बहुत बड़ा खौफ, और इन्हें खतरा है कि इमरान खान की इन मुलाकातों में अगर एहतजाज की कॉल आई, मुल्क बंद हुआ तो होगा क्या। देखिए नवंबर हो गया बड़ा इंटरेस्टिंग, 2025 में सबसे अहम महीना पिछले 3 सालों में, और उसमें कितने दिन है, 2 दिन। इस नवंबर के महीने में क्यों अहमियत है, इसमें याद रखें 3 ओहदे खत्म हो रहे हैं। एक आर्मी चीफ का, जिनकी मुद्दत आपको पता है 3 साल पूरे हो जाने, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद, ये 4 स्टार जनरल, याद रखें। आईनी अदालत के जस्टिस मीनुद्दीन खान, जिसपे सारे फैसले इस वक्त आईनी अदालत के टिके हुए। फिर अब्राहम अकॉर्ड, मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप का जो मुआहदा है, गजा में अमन, आपको पता है जो इन्होंने फौज भेजनी है उसके लिए जो मामलात हैं, वारदातें हैं। तो नवंबर के महीने में इसलिए एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन एक ऐसे मौके पर जहां अगर इमरान खान की कॉल आए, तहरीक इंसाफ का अगर एहतजाज शुरू हो, जिसके पूरे लवाजमात इस वक्त हो चुके हैं, क्योंकि अवाम के गम और गुस्सा किस लेवल पर है वो आप जानते हैं। नौजवान नस्ल जनरेशन जी के इनकलाब को भी हालिया दिनों में आपने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखा, ये कुछ हफ्तों की पहली बात है, आंखों देखा आपका हाल। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से ये एहतजाज जो खैबर से शुरू हुआ, और अगर पंजाब में हलचल मची, अब पंजाब में जरा हालात अपने ज़हन में रखें कि मुरीद के खाने के बाद जो मजहबी जमातों के लोग हैं, ये इंतकाम के लिए बैठे हुए हैं, इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, ये उठ खड़े होंगे। इन्हें इस वक्त सिर्फ एक कंधा चाहिए, एक अवामी मदद चाहिए। फिलहाल तो वो ताकत से दबाए गए हैं, खामोश नजर आ, लेकिन ये अंदर ही अंदर खामोशी का एक बहुत बड़ा तूफान पक रहा है। अल्लाह रहम करे। मुझे इससे बड़ा खौफ है, मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब में कि मरियम नवाज के साथ 3-3 SP लगाए जा रहे हैं, बार बार सिक्योरिटियां बदली जा रही हैं, बुलेट प्रूफ शीशे और जैकेटें पहनाई जा रही हैं। अभी तो आज मरियम नवाज ने एक और खुफिया एजेंसी बनाने का ऐलान किया, वो आपको बताता हूँ। लेकिन ये नवंबर के महीने में फिर अफगानिस्तान की जंग का खतरा, यानी सिर्फ मगरब के बॉर्डर से नहीं, मशरक से हिंदुस्तान की तरफ से इंतकाम का दावा था, जो ऑपरेशन सिंदूर हम सुनते रहे। वो ऑपरेशन सिंदूर शायद हो ना हो, लेकिन ये ऑपरेशन तंदूर जरूर शुरू हो जाएगा। ये दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट और माहिरीन ने जिक्र किया है कि खुद वफाकी वज़ीर इत्तलात ने आज पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के जो इस्तांबुल के मुज़ाकरात और नाकामी का ऐलान किया है। यानी ये जंग के लिए आप सिर्फ हमला, उसकी शिद्दत, उसका टाइम, उसके जो TORs कहा जाते हैं जंग, वो तय करने। नवंबर में ये सारा मामला चलने की तैयारी है, और इसमें भी देखिए मोहसिन नकवी तेहरान में अफगान वज़ीर दाखिला की क्यों मिन्नत तरला कर रहे हैं, इन्हें रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, कि इन्हें पता है कि पाकिस्तान में हालात क्या है। ख्वाजा आसिफ से वो स्टिक एंड कैरेट की गेम खेल रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हालात इनके कंट्रोल से बाहर है। वहां पे अभी देखें पीपल्स पार्टी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने, जो भाई उसको बदल के आफ्ताब शेरपाओ, एक फौजी को, साबिक वज़ीर आला को, जो खैबर पख्तूनख्वा में रह चुका है, वज़ीर दाखिला भी था, उससे दोबारा आजमाने की कोशिश कि शायद पुराना खंगड़ तजर्बा ले आई, तहरीक इंसाफ के जो नौजवान खून है उन्हें काबू कर ले, क्योंकि यहां सारी नौजवान टीम नजर आ रही है। अब इस सियासी जोड़ तोड़ में इन्हें गवर्नर राज की धमकियां भी दे रहे हैं कि यहां पे हम हालात ऐसे बना सकते हैं, सारे हमारे लवाजमात पूरे होंगे गवर्नर राज, लेकिन होगा क्या, अवामी रद्द-ए-अमल। और फिर जो अफगान शहरियों को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला आपको बताऊं, ये जो दरबदर किए गए, अभी आपको पता है 56 कैंप में से 45 KP में, यहां पे मतलब अभी जो लाखों लोगों को इन्होंने दरबदर किया। अब ये वो लाखों लोग हैं जिनके घर बार जमीनें जायदादें इन्होंने छीन के धक्के मार के निकाला। इनके दिलों में पहले से नफरत मौजूद है, वो सारे के सारे तो भी गए नहीं। अगर ये अवामी एहतजाज शुरू हुआ, इसमें इनकी शमूलियत हुई, तो फिर मामला किधर जाएगा, आप खुद सोचें। फैसल करीम कुंडी अभी उसका जो भाई सेनेट में सुहेल अफरीदी की तारीफें कर रहा है कि पहली दफा कोर कमांडर चीफ मिनिस्टर आके मिल रहा है, तो ये मामलात आप समझें। सुहेल अफरीदी के खिलाफ इन्होंने जितनी वारदातें की वो सारी की सारी नाकाम हो गई। वो तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, धड़े इकट्ठे हैं सिवाय चंद लोगों को छोड़ के। अब सुहेल अफरीदी का जो अभी इलेक्शन कमीशन में उन्होंने दरख्वास्त नाइली की जमा कराई, वो भी जाली और बोगस निकली। वो उज़ैर नामी शख्स इलेक्शन कमीशन का मुलाजिम ही नहीं, तो ये सिर्फ सोशल मीडिया में नून लीग उनके अस्करी साफियों ने वारदात की जो पकड़ी की, और ये टारगेट सुहेल अफरीदी को इसलिए कर रहे हैं कि जाहिर है वो इस वक्त इन्हें जो सबसे बड़ा खतरा है कि मुराद सईद का सारा पैगाम और मुराद सईद का सारा लाए अमल, सारे मशवरे मिल रहे हैं। ये मुराद सईद को स्वात में जो होटल छापा मारा गया, ये उसी जुझलाट का तसलसल है। इन्हें लगता है मुराद सईद को गिरफ्तार करके हम सुहेल अफरीदी को तंग करें, ये जो सियासी दाव पेच है मुराद सईद सिखा रहा है, वो हिदायत दे रहा है। ये सियासी कामयाबियां, लोगों को इकट्ठा करना, जिरगों को मिलाना, कबाइल को जोड़ना, इन्हें बड़ी सख्त तकलीफ है।
اور خیبر پختونخوا کی کال کے حوالے سے پارٹی کی قیادت ذہنی طور پر مکمل تیار ہے. عمران خان کی طرف سے صرف اشارہ دینے کی دیر ہے اور عمران خان انتظار کر رہے ہیں مناسب ٹائمنگ کا. یہ جو میں نے حالات آپ کو بتائے ہیں عوامی احتجاج کی, آپ دیکھیں کال آئے, فیصلہ کن کال, اس کی وجہ کیا دیکھیں, ڈی چوک میں صرف معاملہ نہیں ہوگا, یہ پورے پاکستان میں ہوگا. اس وقت تحریک انصاف سے بچنے کے لیے, پاکستان کو بچانے کے لیے قانونی آپشنز یوز کر, یہ تمام حجت کریے. وہ آج بھی سہیل آفریدی توہین عدالت پر پشاور ہائی کورٹ پہنچا ہوا ہے, عدالتوں کو موقع دے رہے ہیں, یہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. ہم بڑے خطرناک, حقیقی خطرناک موڑ پہ ہیں. آج وہ کابینہ جو بنا رہے ہیں اس میں شاید بیرسٹر سیف کو نہ رکھیں, باقی کابینہ بھی مختصر سی بن جائے گی. ابھی اس وقت حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے. ابھی مولانا فضل الرحمان سے بھی تحریک انصاف کے حالات بہتر. مولانا کے آپ کو پتہ ہے گنڈا پور سے تعلقات نہیں تھے, بلاول نے اپوزیشن لیڈر بننے کی آفر کی, مولانا نہیں مانے فضل الرحمان. ابھی گرینڈ جرگے میں شمولیت بھی مولانا کی ہوگی, وہ بھی اس میں حامی بڑھ چکے ہیں آنے کی. اور سب سے بڑھ کر ابھی میں نے تحریک تحفظ آئین کے ترجمان سے پوچھا, مولانا کا محمود چکزئی کے نام پر کوئی اعتراض, تو انہوں نے کہا نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ اس پہ بھی بڑی سخت ناراض ہے. محمود چکزئی آپ کو پتہ بڑا ٹف ٹائم دیں گے. اب جو سہیل آفریدی کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی, جس پہ ابھی نون لیگ کے رہنما اسے غیر آئینی, غیر قانونی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کے بیانات آئیں گے اور پھر اس کے بعد ان کی کابینہ بنے گی, وہ سب غیر قانونی غیر آئینی ہوگی, سپریم کورٹ میں ہم کالعدم کروائیں گے. آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے جو نام صوبائی کابینہ کے ہم سپریم کورٹ چیلنج کر دیں گے کہ عمران خان کو سزا ہوئی ہے اور ایک سزا یافتہ بندہ کسی عہدے پر کسی کو نامزد نہیں کر سکتا. ذرا غور سے اس کو سنیے گا کہ نواز شریف 7 سال سزا اس کی ہو چکی تھی, نااہل بھی تھا, اور 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پر وہ علاج کے لیے ملک سے بھاگے بگوڑے تھے. تاحیات نااہلیاں بھی تھی, اس سے پہلے مشرف کا جہاز بھی اغوا کیا, العزیزیہ کرپشن کیس تھی, سپریم کورٹ پہ حملے تھے. لیکن نواز شریف کی زیر صدارت 2022 میں لندن میں کابینہ کے اجلاس میں, بلکہ مفتاح اسماعیل کا انہوں نے استعفیٰ لے کے اسحاق ڈار کو وزیر بنایا خزانہ. اور اس سے بھی بڑھ کر جو اگلی بڑی واردات, الیکشن کے لیے مریم نواز نے کہا جب تک یہ نہیں آئے گا الیکشن نہیں ہوں گے. اور عاصم منیر صاحب کی تعیناتی, جو وائس آف امریکہ میں خود اسحاق ڈار نے اعتراف کیا کہ قمر باجوہ کو ہٹانے کے بعد جنرل عاصم منیر کی آرمی چیف کے طور پر تعیناتی نواز شریف نے کی, جو 7 سال کا بگوڑا لے کے جائیں کیس بسم اللہ سپریم کورٹ میں. سب سے پہلے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ اٹھا کہ 3 سال غیر قانونی رہے. اس کا مطلب ابھی تو دیکھیں ان کے لیے صرف غزہ کا ایک معاملہ ہے. یہ اسرائیلی چیف اور یہ جو نیتن یاہو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایک مزاحمت کار کو جب تک ختم نہیں کریں گے, یرغمالیوں کی لاشیں نہیں لیں گے, اس وقت پورا قبضہ نہیں کریں گے, نکلیں گے نہیں. اس وقت یہ سارا معاملہ ان کا وہ سب سے پھنسا ہوا ہے گلے میں, کیونکہ اسرائیل دیکھیں 125 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکا ہے, 94 فلسطینی چند دنوں میں شہید ہوئے. اور دوسرے معنوں میں نیتن یاہو غزہ سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اسرائیل کے پسندیدہ ملک کون سے ہیں؟ پاکستان سامنے آ رہا ہے. یعنی یہاں پر اگر امن کروائیں گے تو جو مزاحمت کار ہیں ان سے ہتھیار چھین کے نہتے کر کے اسرائیل کے سامنے کھڑے کرنا, یہ ہے اصل ان کا منصوبہ. کیونکہ جنگ سے تو اسرائیل کو نہیں روک سکتے, اس کے فضائی ہم نے روک سکتے ہیں. اس وقت $1 ارب ملا ہے امن جنگ کا, وہ بھی مسلمان ممالک کے بجٹ کی طرف سے. امن کے نام پر یہ ڈالر کھانے والے جو فوج کا معاملہ دیکھیں, اقوام متحدہ میں ایک فوجی کو ملتے ہیں $1428 امریکی, 500 کا سیکشن ہو تو $7.5 لاکھ. پھر وہ جو ساز و سامان لاجسٹک وہ بچے کچھ مال ہوتا ہے وہ الگ. اقوام متحدہ کے بجٹ سے یہ مال ملتا تھا, لیکن غزہ میں یہ فوج مسلمان ممالک دیں گے پیسے, ان کی تنخواہیں اقوام متحدہ نہیں دے گی. یہاں پہ آپ کو یاد کراؤں کہ عراق میں جب امن فوج بنی تو اس وقت امریکہ اور برطانیہ نے بنائی تھی, کیونکہ پاکستان نے انکار کر دیا تھا کہ وہاں مسلک کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا ہوگا, فوج متنازع ہوگی, مقبولیت ختم ہوگی. اور مزے کی بات ہے جو امن کے نام پر اسرائیل کے اب حفاظت کے دستے بنائے ہیں, اس کا نگران عراق جنگ شروع کروانے والا برطانوی سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر, جو رپورٹس ہیں کہ 7 لاکھ لوگوں کی شہادتوں کا ذمہ دار ہے, کچھ رپورٹس میں 1.5 لاکھ ہے, کچھ میں 2.5 لاکھ ہے. مطلب 2003 سے 2006 کی اگر آپ دیکھیں عراق جنگ تو اس میں کتنے لوگ مارے گئے. اور الزام صدام حسین پہ تھا کہ جس کے پاس کیمیائی ہتھیار ہے, اس کا نیوکلیئر ہتھیار, جو سب کچھ غلط نکلا. اور جس بنیاد پہ جنگ ہوئی وہ ٹونی بلیئر نے کہا سوری میں معافی مانگتا ہوں. اب یہ شخص امن فوج کا نگران ہے. ماضی میں امن فوج کے نام پہ آپ کو پتہ ہے نسل کشی کی واردات کیسی ہوتی ہے. آپ جائیں گوگل پہ ذرا پڑھیں بوزنیا کے بارے میں, ہرزگوینہ کے بارے میں, نسل کشی. میرے بوزنیا کے بڑے عزیز دوست ہیں, آج دن کی میں بات کر رہا ہوں, چشمدید گواہ ہیں, ہجرت کر کے آسٹریلیا آئے, تو انہوں نے اس وقت مسلمانوں کی نسل کشی کے ایسے ایسے واقعات بتائے کہ یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے. وہاں اقوام متحدہ نے اسے محفوظ علاقہ قرار دے کے مسلمانوں کو بھیجا, اور 8000 مسلمان مرد اور ایک ہی دن میں خون کی ہولی تھی. یہ میں نے خود ان کے منہ سے ایسی لرزہ خیز ان کے گھر کی عورتوں کی کہانیاں ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ سب کچھ امن کے نام پہ. پھر اس طرح روانڈا میں آپ دیکھیں فرانس کی قیادت نے فوجی آپریشن کیا, وہاں تحفظ کے نام پہ. کانگو میں دیکھیں تو یہ ایسی ہی تباہی و بربادی غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کرنے کے لیے پاکستانی فوج کو بھیج رہے ہیں. ایک طرف غزہ میں دیکھیں بمباری ہو رہی ہے, اور یہاں جو چورن بیچتے تھے کہ حرمین شریفین کے ہم محافظ بننے جا رہے ہیں, وہ اب ٹرمپ بننے جا رہا ہے اگلے مہینے سے حرمین شریفین کا. اللہ نے سعادت اب ٹرمپ کو دے دی ہے, بیت المقدس کی اب یہ نوٹنکی کریں گے. وہ بیرسٹر عقیل, رانا ثناء اللہ, وہ خواجہ آصف, ان کے عسکری صافی, جو اللہ نے ہمیں بڑا دیکھیں. اور یہ تو مجھے لگتا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے منو سلوا اور پسندیدہ قوم کے بھی نعرے لگائیں گے, اور آرمی چیف کو صلاح الدین ایوبی بھی دیں گے ٹائٹل. اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے ان کا تو بات چلے تو کہیں گے نیتن یاہو شاید آرمی چیف کو بیت المقدس کی چابیاں بھی دے دے گا ہاتھ میں. جتنی شہادتیں اس وقت فلسطین میں اس سے زیادہ پاکستان میں کر چکے ہیں. اور جو سوڈان میں ہو رہا ہے وہ بھی انہی کے سارے لوگ, جا کے پڑھیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں کس لیول کی بے رحمانہ کام ہو رہا ہے مسلمان دنیا میں. اور یہ اس وقت ڈالروں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ صرف عرب ممالک میں دیکھیں, اسرائیل نے اب اپنی باقاعدہ انٹیلیجنس کا جاسوسی نیٹ ورک, عرب امارات میں کل انہوں نے پہلی سرکاری بڑی جاسوسی کی انٹیلیجنس یونٹ جو کہ ان کے سگنل انٹیلیجنس کے اداروں کی سب سے بڑی مشہور زمانہ کمپنی ہے, اسے پریسیشن کرپٹو, وہ ڈرونز, ہیلی کاپٹرز, گاڑیاں, سمندری جہاز کی نگرانی کا پورا ایک ایڈوانس ڈیفینس سسٹم بناتے ہیں. اس کی گلوبل ابو ظبی ہب جو ہے وہاں کل افتتاح ہوا ہے. مشرق وسطیٰ, افریقہ اور جنوبی ایشیا. اب یاد رکھیں جنوبی ایشیا ذہن میں رکھیں, پاکستان یعنی یہ دنیا کے جاسوسی کے مؤثر اداروں میں اسرائیل کی بہت ٹاپ کی کمپنی ہے. ہیکنگ میں, سائبر جاسوسی میں, ڈرونز میں, ان کی جو اسپائی ویئر پروگرام ہے پیگاسس, وہ موبائل
एप्लीकेशन से लोकेशन, डाटा, इंटरनेट ट्रैफिक, हर चीज़ वो ट्रैक करते हैं। वो बैठ के पाकिस्तान का लाइव देखेंगे ऐसे, और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश को पहले भी बेचा जा चुका है। तो यहाँ अरब अमारात में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, यानी दूसरे मामलों में पाकिस्तान के सामने नजर में। वैसे भी इनके साथ अब जिस तरह फील्ड मार्शल की 3 मुलाकातें हो सकता है कल नेतन्याहू, बल्कि देखें इसराइली और हिंदुस्तानी अखबार तो दावे करते रहे इनकी मुलाकातें मोसाद और CIA से हुई हैं, अब इसकी कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। इसी तरह जनरल बाजवा भी देखें इनके मुखालफत में सामने आ रहा है खुल के। एक तो अफगानिस्तान के मामले पे वो फील्ड मार्शल की, वो कह रहे हैं मुझे कौमी असेंबली में बुलाएं, मैं आपको बताता हूँ ये 5000 लोग मैं नहीं लाया, ये जनरल आसिम मुनीर लाए, उसने खुद साफी को फोन किए। और दूसरी तरफ वो इसराइल के हवाले से अलग सफारतकारी वो करता है, वो कहता है मेरा इसमें कोई लेना देना, ये कर रहे हैं जो कर रहे हैं, मतलब साबिक पुराने भी निकल के सामने आ रहे हैं। और इनकी सफारतकारी की अगर बात करें तो देखिए शहबाज शरीफ ने 9 महीनों में 18 दौरे किए सऊदी अरब, सॉरी 18 महीनों में 9 दौरे किए। और आमतौर पे एक मुल्क का सरबराह अगर दूसरे मुल्क जाए तो फिर वो दूसरे मुल्क का सरबराह भी आता है, यहाँ मोहम्मद बिन सलमान आता नहीं। और ये बात करते रियालों, दिनारों, डॉलरों की, हर रोज झूठ, हर रोज झूठ। जिस तरह आर्मी चीफ पहले दिन आए और इमरान खान ने कहा मीशत अब हवाओं में उड़ेगी, फजाओं में जाएगी, वो मीशत वाकई इस तरह जैसे राख की तरह उड़ रही है, दूध शहद की नहरें बहानी थी, मुल्क पूरा तबाह बर्बाद कर दिया। अब वो खुद रो के इमरान खान आपको बताता है कि तबाह हो गए। कल भी इन्होंने तारीखी दिन हो गया जी, एक नया मुआहदा सऊदी अरब से हो गया, आप डॉलरों की बरसात, कोई खजूरें नहीं मिलती, 10 अरब 25 अरब 26 अरब करते, खजूरें तक नहीं मिलती। तवील अल मुद्दती प्लान बता देते हैं, वो MOU साइन कर गए। और यहाँ पाकिस्तान में लूट मार, सिर्फ लूट मार और अमन अमान तबाह। पंजाब में आप तबाही और बर्बादी का अंदाजा करें, हर रोज मरियम नवाज की एक नौटंकी, हर रोज एक नई वारदात, हर रोज एक टिकटॉक। अभी स्कूलों कॉलेज के नाम अपने नाम पे रखे, गला मंडियों के नाम मरियम नवाज अपने नाम, मरियम नवाज गला मंडी। वो भाई कौन सी मंडी यहाँ आपने लगाई हुई है? 10,000 से ज्यादा मंसूबों के इफ्तिताह अगर आप उसमें से निकालें तो 9,999 शायद सिर्फ कागजात में और बोर्ड पे और बिल बोर्ड पे होंगे। लाहौर आलूदा शहरों में पहले नंबर पे, कराची 5वें पे चला गया, अंदाजा करें, कराची लाहौर से 5वें नंबर पे चला गया। और मरियम नवाज की सालगिरह के दिन CCD कल एक दिन में 6 मावराए अदालत बंदे मार दी, 4 मुख्तलिफ जगह में वही कहानी, मुलजमान असलहा छीन के भाग रहे थे अपने ही साथियों की फायरिंग से। मतलब मरियम नवाज और सोशल मीडिया पर शरीफ खानदान के बारे में आप बात करने पर इन्हें समझ नहीं आ रही है, जो मैं कह रहा हूँ, आप लोग कहते हैं जो झुकते हैं, जो तंज है, जो मजाक है, क्योंकि ये खिलौना भी है ना आप सबका, सियासी खिलौना मेरा मतलब। इनके टिकटॉक के पोल जो खुलते हैं, अब चूंकि कंट्रोल नहीं हो रहे, इन्हें गिला है वफाक से कि आपने नेशनल साइबर क्राइम बनाई भी तो हमारी मदद नहीं करते। अब पंजाब में एक नई एजेंसी बन रही है, इनकी चौथी सिक्योरिटी इदारों के मतलब नया, पहले इनके मुसल्ला जत्थे आपको पता है, अब नेशनल क्राइम जो है वो पंजाब में बनाई जा रही है, उठाएं लोगों को धड़ाधड़। जिस तरह अभी इमरान खान के अकाउंट पर, इमरान खान के पैगामात को रोकने के लिए या उन लोगों को ढूंढने के लिए जो खान के पैगामात और ट्वीट्स आवाम के सामने रखते हैं, अपलोड करते हैं, अभी इन्होंने ताज़ा तरीन कोशिश की जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वाजिद गिलानी की काबीना का गुलाम मुर्तज़ा खान, एक वो नून लीग के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह खान को सामने ला के दरख्वास्त लाया कि सोशल मीडिया को काबू करना है, खान के अकाउंट को बंद करना है। मतलब ये वो खानदान है, यकीन करें, जो 44 साल से, शहबाज शरीफ ने कल कहा ना सऊदीया में हम कंगाल थे, फिर ज़ियाउल हक का दौर आया और 18 महीनों में 6 फैक्ट्री, मतलब 3 महीने बाद एक फैक्ट्री शहबाज शरीफ लगाता रहा। वही इतना तुम्हारा दिमाग, इतनी तुम्हारे पास जादू, 44 साल से पंजाब पे काबिज हैं आप। दुनिया के 5 बड़े आज़मों में आपकी जायदादें, फैक्ट्रियां और मिलें तो बन गई। पाकिस्तान का हर इदारा इन 44 साल में तबाह बर्बाद हो गया, हर इदारा। PIA उठा के देखने, अरब अमारात चीन को सिखाता था, कंगाल हो चुका। स्टील मिल रूस ने लगा के दी, कोड़ियों के भाव कोई नहीं खरीदता। एयरपोर्ट्स, मोटरवेज गिरवी पड़े हैं या लीज पे दिए जा रहे हैं, बंदरगाहें, रोड, सब कुछ। और इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के एहसास से बेचे, सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान का गिरवी रखा हुआ है, और मकसद तवील अल मुद्दती इक़्तिदार। लेकिन इक़्तिदार का आपको पता है अल्लाह का एक वादा है, एक सिस्टम है, और इक़्तिदार फ़िरौन को भी अल्लाह ने दिया था। इंजाम फ़िरौन भी नहीं चाहता था मैं घर को, लेकिन हुआ। और ये याद रखें कि जब अरूज पे पहुंचे थे, जैसे ट्रंप इनकी रोजाना तारीफ करता है, रोजाना हर रोज ट्रंप को खोलें तो पहले तारीफ। शहबाज शरीफ फिल्म पहली दफा थी ठीक थी, दूसरी दफा थी, तीसरी चौथी, ये वो ये चाय में चीनी की 1 चम्मच थोड़ी सी डालें ठीक है, तीसरी 8-10 चमचे डाल दे वो जहर बन जाती है। इसको तो जहर बन गई तारीफ, लोगों को पूरी दुनिया को नजर आ रहा है वो क्या है कि एक दफा इब्राहिम अकॉर्ड मायदे में वहां जाके बस फलस्तीनी मारे और इसराइल को दे दें, उसके बाद इन्हें भी इस तरह लपेट के फेंक देना। इस दौरान के 2-3 साल हो जाने और ये निकल जाएंगे। उसके बाद इसी तरह हम वीलॉग में इनको जलील कर करके नाम ले लेके बताते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक ने किया, मुशर्रफ ने किया, उसके बाद जनरल बाजवा और अब जनरल आसिम मुनीर और फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ, ऐसी सारी बातें होंगी। ये निकल गए होंगे कि दुनिया के किसी मुल्क में वहाँ नेशनलिटी लेके, जजीरा लेके बैठे होंगे। बहरहाल अल्लाह ताला का लेके निज़ाम अपना, उसमें मैं आपको अगले वीलॉग में कुछ लोगों की इनके बताऊंगा इंजाम भी, कुछ मेरे पास मालूमात आई हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें।